हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, यूनिट 1 का। तो जिसका लास्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इकोनॉमी ऑफ द विजयनगरा किंगडम कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करेंगे रिलीजन एंड कल्चर ऑफ विजयनगरा। तो इस फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म। गुजरात में हिंदुइज्म का डेवलपमेंट बहुत पुराने समय से हुआ। गुजरात की रिलीजियस कल्चर पर वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्तिज्म का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। वैष्णविज्म में लॉर्ड कृष्णा, विष्णु और उनके डिफरेंट फॉर्म्स की वर्शिप इम्पॉर्टेंट थी, जबकि शैविज्म में लॉर्ड शिवा की वर्शिप की जाती थी। गुजरात में द्वारका जैसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स ने हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। गुजरात के टेम्पल, पिलग्रिमेजेस, फेस्टिवल्स, रिलीजियस स्टोरीज और सेंट्स के थ्रू हिंदू बिलीव्स ऑर्डिनरी पीपल तक स्प्रेड हुए। भक्ति ट्रेडिशन ने भी हिंदुइज्म को पॉपुलर बनाया, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स के बजाय डिवोशन और पर्सनल फेथ पर ज़्यादा फोकस दिया गया। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इस ट्रेडिशन के सेंट्स और पोइट्स ने लोकल लैंग्वेजेस में रिलीजियस टीचिंग्स को कॉमन पीपल तक पहुंचाया। इसीलिए गुजरात की कल्चर में रिलीजन सिर्फ वर्शिप तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और सोशल कस्टम्स का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। नेक्स्ट है रिलीजियस लाइबर्टी। गुजरात की रिलीजियस कल्चर की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिलीजियस टॉलरेंस और लाइबर्टी भी रही है। रिलीजियस लाइबर्टी का सिंपल मतलब है कि किसी पर्सन को अपने रिलीजन को फॉलो करने, वर्शिप करने और रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। गुजरात हिस्टोरिकली डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ का घर रहा है। हिंदूज, जैन्स, मुस्लिम, पारसीज और अदर कम्युनिटीज़ ने गुजरात की सोसाइटी और कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। जैनिज़्म का गुजरात के आर्ट, आर्किटेक्चर और ट्रेड कम्युनिटीज़ पर इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा, जबकि पारसी कम्युनिटी ने भी गुजरात के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के इंटरेक्शन से गुजरात की कल्चर में रिलीजियस डाइवर्सिटी और कल्चरल एक्सचेंज डेवलप हुआ। इस तरह गुजरात के रिलीजियस कल्चर को सिर्फ हिंदुइज्म के स्प्रेड से नहीं समझा जा सकता। हिंदू ट्रेडिशन ने गुजरात की कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया, वाइल रिलीजियस लाइबर्टी एंड टॉलरेंस अलाउड डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी टू लिव एंड कंट्रीब्यूट विद इन द सेम सोसाइटी। इसी कॉम्बिनेशन ने गुजरात की कल्चर को डाइवर्स, टॉलरेंट और रिच बनाया। नेक्स्ट है कल्चर ऑफ विजयनगरा। ठीक है, तो विजयनगरा में कैसे कैसे कल्चर था। तो विजयनगरा एम्पायर की कल्चर बहुत रिच और डेवलप थी। इस टाइम रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक और डांस का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। विजयनगर के रूलर्स मेनली हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करते थे और उन्होंने बहुत सारे बड़े और ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए। हम्पी उनकी कैपिटल थी और वही उनकी कल्चरल लाइफ का मेन सेंटर भी था। हम्पी के विरूपाक्षा टेम्पल, विठल टेम्पल और हजारा रामा टेम्पल विजयनगरा की ग्रेट आर्किटेक्चर को दिखाते हैं। टेम्पल्स के पिलर्स, वॉल्स और गेटवेज पर गुड एनिमल्स, डांसर और डिफरेंट सीन्स की ब्यूटीफुल कार्विंग्स की जाती थी। विजयनगरा के टाइम तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत लैंग्वेजेस में लिटरेचर का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। रूलर्स, पोएट्स और स्कॉलर्स को सपोर्ट करते थे। कृष्णदेवराय खुद एक ग्रेट स्कॉलर्स और पोएट थे और उसने तेलुगु में अमुक्तमल यादा नाम की फेमस बुक लिखी थी। उसके कोर्ट में भी कई फेमस पोएट्स थे। म्यूजिक और डांस भी कल्चर के इम्पॉर्टेंट पार्ट थे और टेम्पल्स में रिलीजियस फंक्शंस के साथ म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस होती थी। विजयनगर में फेस्टिवल और सेलिब्रेशन भी बहुत ग्रैंड तरीके से होते थे। महानवमी फेस्टिवल सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक था, जिसमें रॉयल प्रोसेशन, म्यूजिक, डांस और डिफरेंट पब्लिक सेलिब्रेशंस होती थी। फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी विजयनगरा की वेल्थ, ग्रैंड बिल्डिंग, मार्केट, टेम्पल्स और फेस्टिवल्स के बारे में लिखा है। ओवरऑल विजयनगरा की कल्चर में रिलीजन, टेम्पल्स, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, डांस और फेस्टिवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और इसी वजह से विजयनगरा साउथ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप हुआ।
नेक्स्ट है विजयनगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। विजयनगर एम्पायर की आर्ट और आर्किटेक्चर उसके सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट में से एक थी। विजयनगर रूलर्स ने टेम्पल, पैलेसेस, हॉल्स, गेटवेज, मार्केट और अदर पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाए। इन बिल्डिंग में हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ साथ लोकल साउथ इंडियन कल्चरल आर्किटेक्चरल स्टाइल का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखता है। हम्पी जो विजयनगर की कैपिटल थी, इस आर्किटेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर था। बिल्डिंग को ग्रेनाइट जैसे स्ट्रॉन्ग स्टोन से बनाया गया था और उन पर बहुत डिटेल कार्विंग्स, स्कल्पचर्स, पिलर्स और डेकोरेटिव डिज़ाइन मिलते हैं। आर्किटेक्चर का पर्पस सिर्फ ब्यूटीफुल बिल्डिंग बनाना नहीं था, बल्कि टेम्पल्स, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के सेंटर्स और पैलेसेस, रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन और सेरेमनी के सेंटर्स भी था। इसका फर्स्ट पॉइंट है पैलेस। तो विजयनगर के पैलेसेस रूलर्स के रॉयल लाइफ और पॉलिटिकल पावर को शो करते थे। पैलेसेस का यूज़ किंग, क्वींस और रॉयल फैमिली के रहने के साथ साथ कोर्ट मीटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सेरेमनीज और इम्पॉर्टेंट रॉयल एक्टिविटीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता था। हम्पी के रॉयल सेंटर में पैलेसेस और रॉयल बिल्डिंग्स के रिमेन मिलते हैं। ये बिल्डिंग मेनली स्टोन, ब्रिक और प्लास्टर से बनाया जाता था और इनमें लार्ज हॉल्स, प्लेटफॉर्म्स, कोर्टयार्ड्स और डेकोरेटिव स्ट्रक्चर्स होते थे। विजयनगर के पैलेसेस में रिलीजियस बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में डेकोरेशन का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। टेम्पल्स में गॉड्स और रिलीजियस सीन्स की कार्विंग्स ज़्यादा मिलती थी, ठीक है, जबकि पैलेसेस में रॉयल सेरेमनीज, डेली कोर्ट लाइफ और डेकोरेटिव डिज़ाइन का इम्पोर्टेंस था। महानवमी दिब्बा भी रॉयल सेंटर का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था, जहां रॉयल सेरेमनीज और फेस्टिवल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी। लोटस महल, जिसे पद्मा महल भी कहा जाता है, वो भी रॉयल कॉम्प्लेक्स की फेमस बिल्डिंग्स में से एक है, जो अपने आर्केस, बालकनीज और अट्रैक्टिव डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। ओवरऑल विजयनगर के पैलेसेस सिर्फ किंग्स के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एम्पायर की रॉयल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंट सेंटर थी। आज हम्पी में बचे हुए पैलेस स्ट्रक्चर से हमें विजयनगर रूलर्स के आर्किटेक्चरल स्किल और ग्रैंड रॉयल लाइफस्टाइल का आइडिया मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पद्मा महल। पद्मा महल, जिसे लोटस महल भी कहा जाता है, विजयनगर एम्पायर के हम्पी में इस्टेब्लिश एक ब्यूटीफुल रॉयल बिल्डिंग है, जिसका नाम लोटस महल इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका शेप और डिज़ाइन खिले हुए लोटस की तरह दिखता था। ये बिल्डिंग रॉयल एरिया के अंदर बनी हुई थी और इसे रॉयल वोमेन से एसोसिएटेड ज़ेनाना इनक्लोजर के पार्ट माना जाता था, ठीक है। इसकी आर्किटेक्चर विजयनगर स्टाइल के साथ कुछ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल फीचर्स का कॉम्बिनेशन दिखाती है। पद्मा महल की सबसे खास बात इसका साइमेट्रिकल डिज़ाइन, आर्क्स, पिलर्स और कर्व्ड रूफ है। बिल्डिंग को मेनली 2 स्टोरी स्ट्रक्चर के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसके नीचे ओपन पैसेजेस और आर्क्स है, जबकि ऊपर का पोर्शन डेकोरेटिव कर्व्स और लोटस लाइक एलिमेंट से बना हुआ है। इसमें स्टोन और ब्रिक प्लास्टर कंस्ट्रक्शन का यूज़ हुआ था। बिल्डिंग्स का डिज़ाइन हेवी टेम्पल आर्किटेक्चर से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ रिलीजियस स्कल्पचर्स के बजाय एलिगेंट डेकोरेटिव डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस है। पद्मा महल जो विजयनगर आर्किटेक्चर की एलिगेंस को शो करता है। इस बिल्डिंग से पता चलता है कि विजयनगर के आर्किटेक्ट्स सिर्फ ह्यूज टेम्पल बनाने में ही स्किल्ड नहीं थे, बल्कि रॉयल बिल्डिंग्स को भी ब्यूटीफुल, बैलेंस्ड और आर्टिस्टिक डिज़ाइन दे सकते थे। नेक्स्ट है एलिफेंट हॉल। एलिफेंट हॉल, जिसे एलिफेंट स्टेबल्स भी कहा जाता है, विजयनगर एम्पायर के हम्पी में रॉयल सेंटर्स के पास इस्टेब्लिश एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का मेन पर्पस रॉयल एलिफेंट्स को रखना था। विजयनगर रूलर्स के रॉयल प्रोसेशंस, फेस्टिवल्स और मिलिट्री एक्टिविटीज़ में एलिफेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता था, इसीलिए उनके लिए एक लार्ज और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया गया था। एलिफेंट स्टेबल्स एक लॉन्ग बिल्डिंग है, जिसमें एक के बाद एक लार्ज चेंबर्स बने हुए हैं। हर चेंबर का एंट्रेंस काफ़ी बड़ा था, ताकि एलिफेंट को ईजिली अंदर ले जाया जा सके। हर चेंबर के ऊपर डोम्स और डिफरेंट टाइप्स की रूफ्स बनी हुई है। बिल्डिंग के डिज़ाइन में स्ट्रॉन्ग स्टोन कंस्ट्रक्शंस के साथ आर्क्स और डोम्स का यूज़ हुआ है। इसमें कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स इंडो इस्लामिक स्टाइल से इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं, जो विजयनगर पीरियड में डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस के इंटरैक्शन को शो करते हैं।
हैं। एलिफेंट हॉल एक तरह का रॉयल एलिफेंट हाउस था, लेकिन इसे बहुत केयरफुली और ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया था। इससे हमें पता चलता है कि विजयनगर रूलर्स के लिए एलिफेंट कितने इंपॉर्टेंट थे और उनके आर्किटेक्ट्स प्रैक्टिकल नीड को भी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव आर्किटेक्चर के साथ कंबाइन करते थे। नेक्स्ट है विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एंशियंट टेम्पल है। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है, जिनको यहाँ विरूपाक्षा के नाम से वर्शिप किया जाता है। इस टेम्पल की हिस्ट्री विजयनगर एम्पायर से भी पुरानी है। हम्पी के एरिया में पहले से ही विरूपाक्षा पंपा की वर्शिप होती थी। विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश होने के बाद रूलर्स ने इस पुराने रिलीजियस सेंटर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी और टेम्पल कॉम्प्लेक्स को एक्सपैंड और डेकोरेट करवाया। कृष्णदेवराया के पीरियड में भी टेम्पल में इंपॉर्टेंट एडिशंस हुए, इसीलिए विरूपाक्षा टेम्पल को सिर्फ विजयनगर पीरियड का टेम्पल नहीं बल्कि एक लॉन्ग हिस्टोरिकल ट्रेडिशन का कंटिन्यूएशन समझना चाहिए। नेक्स्ट है अर्ली हिस्ट्री। विजयनगर जो है वो विरूपाक्षा टेम्पल की हिस्ट्री विजयनगर एम्पायर से भी बहुत पुरानी है। ये टेम्पल हम्पी के हेमाकुता हिल के पास बना हुआ है और इसका रिलेशन लॉर्ड शिवा यानी विरूपाक्षा और गॉडेस पंपा की वर्शिप से रहा है। शुरू में यहाँ एक छोटा सा श्राइन था। 7th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इस प्लेस और विरूपाक्षा की वर्शिप काफ़ी पुराने समय से होती थी। बाद में चालुक्य और अदर साउथ इंडियन रूलर्स के पीरियड में इस रिलीजियस सेंटर का डेवलपमेंट हुआ। जब 1336 में विजयनगर एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ तो विजयनगर रूलर्स ने हम्पी को अपनी कैपिटल बनाया और विरूपाक्षा टेम्पल को भी सोशल इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने एग्जिस्टिंग टेम्पल को एक्सपैंड करवाया और नए स्ट्रक्चर्स, हॉल्स और गोपुराम्स ऐड करवाए। कृष्णदेवराया का रीन में टेम्पल का मेजर डेवलपमेंट हुआ, इंक्लूडिंग द फेमस राया गोपुराम। इसीलिए विरूपाक्षा टेम्पल की अर्ली हिस्ट्री विजयनगर एम्पायर से पहले की है, लेकिन विजयनगर रूलर्स ने इसे एक ग्रैंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स में डेवलप कर दिया। नेक्स्ट है टेम्पल डिस्क्रिप्शन। विरूपाक्षा टेम्पल एक लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेन श्राइन के साथ कोर्टयार्ड्स, हॉल्स, स्मॉलर श्राइन्स और गेटवेज भी है। इसका सबसे नोटिसेबल फीचर इसका लार्ज गोपुराम यानी एंट्रेंस गेट है। गोपुराम बहुत टॉल है, लंबा है और इस पर रिलीजियस फिगर्स और डेकोरेटिव डिज़ाइंस की कार्विंग्स मिलती है। टेम्पल के अंदर में श्राइन में विरूपाक्षा यानी शिवा की वर्शिप होती है। टेम्पल के आसपास बाजार और अदर बिल्डिंग्स भी डेवलप हुए थे, इसीलिए ये प्लेस सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, ये हम्पी के रिलीजियस और सोशल लाइफ का इम्पॉर्टेंट सेंटर भी था। नेक्स्ट है पिलर्स। विरूपाक्षा टेम्पल के हॉल में स्टोन पिलर्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। ये पिलर बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं और साथ ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन का काम भी करते हैं। इन पर गॉड्स, गॉडेस, एनिमल्स, डांसर्स और अदर डेकोरेटिव फिगर्स की कार्विंग्स मिलती है। पिलर की डिटेल कार्विंग विजयनगरा आर्टिस्ट की स्टोन कार्विंग स्किल्स को शो करती है। कुछ हॉल्स के पिलर्स बहुत केयरफुली डिज़ाइन है जिससे टेम्पल के इंटीरियर को ग्रैंड और आर्टिस्टिक अपीयरेंस मिलता है। इस तरह पिलर सिर्फ कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं था बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़। विरूपाक्षा टेम्पल में डेली वर्शिप, प्रेयर्स और रिलीजियस रिचुअल्स होते थे। फेस्टिवल के टाइम टेम्पल में स्पेशल सेलिब्रेशन, प्रोसेशन और सेरेमनीज होती थी। विरूपाक्षा पंपा फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेशन में डिवोट्स और लोकल पीपल पार्टिसिपेट करते थे। टेम्पल के सराउंडिंग एरिया में शॉप्स और मार्केट्स भी थे जहां रिलीजियस विजिटर्स के साथ ट्रेडर्स और अदर पीपल आते थे। टेम्पल में म्यूज़िक और अदर रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी, इसीलिए टेम्पल का रोल सिर्फ रिलीजियस नहीं था, ये सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सेंटर भी था। नेक्स्ट है अदर आर्किटेक्चर, जिसका फर्स्ट पॉइंट है बदवीलिंगा। बदवीलिंगा टेम्पल हम्पी का एक इम्पॉर्टेंट शैविता मॉन्यूमेंट है। इस टेम्पल में एक बहुत बड़ा मोनोलिथिक शिवलिंगा है जो
एक ही स्टोन से बना हुआ है। बदवी लिंगा का मतलब जनरली पुअर वुमेन का लिंगा बताया गया है। लिंगा एक सर्कुलर चैम्बर के अंदर पैलेस्ड है और उसके अराउंड वाटर भी रहता है। इसकी मतलब है इसका सिंपल आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में इसका लार्ज साइज और सिंगल स्टोन कंस्ट्रक्शन सबसे स्पेशल फीचर है। ये विजयनगरा पीरियड की स्टोन वर्किंग स्किल को शो करता है। नेक्स्ट है विट्ठल टेम्पल। विट्ठल टेम्पल विजयनगरा आर्किटेक्चर का वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ये लॉर्ड विष्णु का विट्ठला फॉर्म के डेडिकेटेड है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में लार्ज कोर्टयार्ड, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हॉल्स, पिलर्स और फेमस स्टोन चैरियट है। इस टेम्पल के पिलर्स पर वेरी डिटेल कार्विंग्स मिलती है। इसके फेमस म्यूजिकल पिलर्स के लिए भी ये टेम्पल जाना जाता है। इन पिलर्स को स्ट्राइक करने पर डिफरेंट म्यूजिकल टोन्स प्रोड्यूस होने की ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शन मिलती है। टेम्पल का डिज़ाइन विजयनगरा आर्टिस्ट की हाई लेवल क्राफ्ट्समैनशिप को क्लियरली शो करती है। थर्ड है जैन टेम्पल्स। विजयनगरा एम्पायर में हिंदू टेम्पल के साथ जैन रिलीजियस बिल्डिंग्स भी प्रेजेंट थे। हम्पी में जैनिज्म से कनेक्टेड टेम्पल्स और श्राइन्स मिलते हैं। इन बिल्डिंग्स में जैन तीर्थंकरस की वर्शिप होती थी। जैन टेम्पल्स का आर्किटेक्चर जनरली कंपैरेटिवली सिंपल और पीसफुल अपीयरेंस रखता था, लेकिन स्टोन पिलर्स, स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव एलिमेंट भी यूज किया गया था। जैन मॉन्यूमेंट से पता चलता है कि विजयनगरा सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस का प्रेजेंस था। लास्ट है कृष्णा टेम्पल। कृष्णा टेम्पल में लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड इम्पोर्टेंट टेम्पल है। इस टेम्पल को कृष्णदेवराय ने 1513 के अराउंड अपनी मिलिट्री विक्टोरी के बाद इस्टेब्लिश करवाया था। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में लार्ज गेटवे, कोर्टयार्ड, हॉल्स और ब्यूटीफुली कार्व्ड स्टोन स्ट्रक्चर्स है। टेम्पल की कार्विंग्स में कृष्णा और वैष्णव रिलीजियस ट्रेडिशन से रिलेटेड थीम्स मिलती है। टेम्पल्स के पास एक लार्ज बाजार एरिया भी डेवलप हुआ था, जिससे पता चलता है कि टेम्पल्स रिलीजियस पैलेसेस के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ के सेंटर्स भी थे। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजयनगरा आर्किटेक्चर। विजयनगरा आर्किटेक्चर की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी ग्रैंडनेस, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन और ब्यूटीफुल डेकोरेशन। विजयनगरा रूलर्स ने टेम्पल्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, हॉल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाए। इन बिल्डिंग्स में मेनली ग्रेनाइट और अदर लोकल स्टोन का यूज़ हुआ। टेम्पल्स में लार्ज गोपुराम्स, मंडपास, कोर्टयार्ड्स, पिलर्स और डिटेल्ड स्कल्पचर्स कॉमन फीचर्स थे। पिलर पर गॉड, एनिमल्स, डांसर्स, वॉरियर्स और माइथोलॉजिकल सीन्स की कार्विंग्स मिलती है। विजयनगरा आर्किटेक्चर में अर्लियर द्रविडियन स्टाइल को कंटिन्यू किया गया, ठीक है, लेकिन आर्किटेक्ट्स ने उसमें नए एलिमेंट्स और डिज़ाइंस ऐड किए। इसीलिए विजयनगरा आर्किटेक्चर को साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक हाईली डेवलप्ड फॉर्म माना जाता है। अब है ऑल्टर्ड फॉर्म। विजयनगरा पीरियड में ट्रेडिशनल साउथ इंडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया गया, बल्कि उसमें कुछ चेंजेस और एडिशंस किए गए। टेम्पल्स के गोपुराम्स और मंडपस को बहुत लार्ज बनाया गया और टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस का साइज इंक्रीज हुआ। लार्ज हॉल्स, ओपन कोर्टयार्ड, बाजार्स और प्रोसेशनल स्पेसेस टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुए। कुछ सेक्युलर बिल्डिंग्स में आर्क्स, डोम्स और वॉल्स जैसे फीचर्स भी दिखते हैं, जिनमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस नजर आते हैं। इसीलिए विजयनगरा आर्किटेक्चर को ट्रेडिशनल साउथ इंडियन स्टाइल का मॉडिफाइड एंड एक्सपैंडेड फॉर्म भी कहा जा सकता है। अब है फोर्ट आर्किटेक्चर। विजयनगरा एम्पायर में फोर्ट का मिलिट्री इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। हम्पी का नेचुरल लैंडस्केप, हिल्स, रॉकी एरियाज और रिवर डिफेंस के लिए नेचुरली यूजफुल था। इस नेचुरल प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल्स, गेटवेज और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स के साथ कंबाइन किया गया। फोर्टिफिकेशन कई एरियाज को कवर करती थी और इम्पोर्टेंट रोड सेटलमेंट्स, रॉयल सेंटर्स और एग्रीकल्चरल एरियाज को प्रोटेक्ट करती थी। गेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था और स्ट्रैटेजिक पैलेसेस पर डिफेंसिव अरेंजमेंट्स होते थे। विजयनगरा फोर्ट आर्किटेक्चर से पता चलता है कि रूलर्स ने मिलिट्री सिक्योरिटी और अर्बन प्लानिंग दोनों पर अटेंशन दिया। अब है पेंटिंग। विजयनगरा पीरियड में पेंटिंग भी इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म थी। टेम्पल्स और रिलीजियस बिल्डिंग्स की वॉल्स और
सीलिंग्स पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इन पेंटिंग में मेनली हिंदू गॉड गॉडेस, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, रिलीजियस सीन्स और रॉयल फिगर को डिपिक्ट किया जाता था। कलर्स और फिगर्स का यूज़ रिलीजियस स्टोरीज को यूजुअली समझाने के लिए किया जाता था। विरूपाक्षा टेम्पल के पेंटिंग विजयनगरा पेंटिंग ट्रेडिशन का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इनसे उस पीरियड के आर्टिस्ट की स्किल और रिलीजियस कल्चर लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेचर ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के टाइम लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हुआ। रूलर्स खुद भी स्कॉलर्स और पोएट को सपोर्ट करते थे और अपने कोर्ट्स में पोएट्स को जगह देते थे। इस पीरियड में तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत में बहुत सारे रिलीजियस, फिलोसॉफिकल और लिटरेसी वर्क्स लिखे गए। संस्कृत का यूज़ मेनली रिलीजियस और स्कॉलरली राइटिंग्स के लिए होता था, जबकि तेलुगु और कन्नड़ा जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर का डेवलपमेंट और ज़्यादा हुआ। इससे रीजनल लैंग्वेजेस को भी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मिली। कृष्णा देवराया लिटरेचर का सबसे फेमस पैटर्न था। वो खुद एक स्कॉलर और पोएट था। उसकी फेमस तेलुगु वर्क अमुक्तमाल्यदा है, जिसमें रिलीजियस आइडियाज़ के साथ पॉलिटिकल और सोशल थॉट्स भी मिलते हैं। उसके कोर्ट में तेलुगु के फेमस पोएट्स का ग्रुप था, जिसे अष्टादिग्गज कहा जाता है। इन पोएट ने तेलुगु लिटरेचर को बहुत रिच बनाया। अल्लासानी पेद्दाना को इस ग्रुप का इम्पोर्टेंट पोएट माना जाता है और उसकी फेमस वर्क मनु चरितरामू है। कन्नड़ा लिटरेचर में भी रिलीजियस और लिटरेसी राइटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। जैन और वीरशैव ट्रेडिशन से रिलेटेड वर्क्स लिख गए और पुराने रिलीजियस टेक्स्ट को भी डेवलप किया गया। तमिल लिटरेचर में भी डिवोशनल और रिलीजियस राइटिंग्स को सपोर्ट मिला। संस्कृत में स्कॉलर्स ने रिलीजन, फिलॉसफी, ग्रामर और अदर स्कॉलरली सब्जेक्ट्स पर वर्क लिखे। गंगा देवी विजयनगरा एम्पायर की एक इम्पॉर्टेंट पोएटेस और राइटर थी। वो प्रिंस कुमारा कंपना की वाइफ थी, जो विजयनगरा रूलर बुक्कावन का सन था। गंगा देवी संस्कृत की लर्न वुमेन थी और उसने विजयनगरा हिस्ट्री को लिटरेचर के थ्रू रिकॉर्ड किया। उसकी सबसे फेमस वर्क मधुरा विजयम है, जिसे वीरकंपराया चरितम भी कहा जाता है। इस संस्कृत पोएम में कुमारा कंपना के मदुराई सुल्तानत के अगेंस्ट कॉम्पेन और मदुराई की कॉन्क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। गंगा देवी ने सिर्फ वॉर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बल्कि उस पीरियड के पॉलिटिकल सिचुएशन, सोसाइटी, कल्चर और रिलीजियस कंडीशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट है क्लैश बिटवीन विजयनगरा एंड बहमनी एम्पायर्स एंड द फॉल ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा एम्पायर और बहमनी सुल्तानत के बीच रिवॉल्वरी मेनली टेरिटरी, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर्स को लेकर थी। दोनों स्टेट साउथ इंडिया में पावरफुल बनना चाहते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूटेड एरिया रायचूर डॉब था, जो कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर के बीच का फर्टाइल रीजन था। ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव था और स्ट्रैटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए दोनों एम्पायर इस एरिया पर कंट्रोल चाहते थे। कृष्णा तुंगाभद्रा रीजन और फोर्ट्स को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। रिलीजियस डिफरेंसेस भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रॉन्ग करते थे, क्योंकि विजयनगर रूलर्स मेनली हिंदू थे और बहमनी रूलर्स मुस्लिम। लेकिन वॉर के मेन रीजन सिर्फ रिलीजन नहीं था, पॉलिटिकल पावर और टेरिटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन एक ही रीज़न से नहीं हुआ, इसके पीछे पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और इकोनॉमिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन था। एम्पायर अपने पीक पर बहुत पावरफुल था, लेकिन लेटर पीरियड में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल अटैक्स की वजह से ही ग्रेजुअली वीक होने लगा। सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट बैटल ऑफ तालिकोटा था, जिसमें विजयनगरा फोर्सेस को डेक्कन सल्तनत का अलायंस ने डिफीट किया। इसके बाद हम्पी को बैडली डिस्ट्रॉयड एंड लूटेड किया गया और एम्पायर की पॉलिटिकल पावर बहुत वीकन हो गई। नेक्स्ट है रिलीजियस रीजन्स। रिलीजियस डिफरेंसेस को विजयनगरा का कॉन्फ्लिक्ट का एक फैक्टर माना जा सकता है, स्पेशली हिंदू विजयनगर रूलर्स और मुस्लिम डेक्कन सल्तनत के बीच रिवॉल्वरी का कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये कहना करेक्ट नहीं होगा कि विजयनगर का फॉल सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ। डेक्कन सल्तनत के रूलर्स आपस में भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स करते थे और डिफरेंट ओकेशंस पर अलायंस भी बनाते थे। तालिकोटा में भी उनका मेन ऑब्जेक्टिव विजयनगरा की पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को चैलेंज करना था, इसीलिए रिलीजन को एक बैकग्राउंड फैक्टर समझना बेटर है। ठीक है, मेन काउज है
फॉर नेक्स्ट है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक फैक्टर भी एम्पायर की वीकनेस में इंपॉर्टेंट थे। विजयनगरा की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, ट्रेड, पोर्ट्स, मार्केट्स और टैक्सेशन पर डिपेंड करती थी। कंटिन्यूस वॉर को मेंटेन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और रिसोर्सेज की नीड होती थी। लॉन्ग टर्म वॉरफेयर से रिसोर्सेज पर प्रेशर बढ़ता गया। इंपॉर्टेंट टेरिटरीज और ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल लॉस ख़त्म होने लगा, ठीक है। और रेवेन्यू का जो पावर था वो वीक होने लगा, रेवेन्यू और इकोनॉमिक पावर वीक होने लगा। टालीकोटा के बाद हम्पी का डिस्ट्रक्शन और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का डिसरप्शन ने इकोनॉमी को और डैमेज किया। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ विजयनगर एम्पायर में डिफरेंट रूलर्स के टाइम पर बहमनी सल्तनत और डेक्कन सल्तनत के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली रायचूर डोब को लेकर होते रहे। साथ ही सक्सेशन और इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल भी एम्पायर की हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट रहे। अब रूलर्स को सीक्वेंस में समझिए, ठीक है। तो फर्स्ट थे बुक्काज रीन। तो बुक्का विजयनगर एम्पायर के इम्पॉर्टेंट अर्ली रूलर्स में से एक था। उसका रीन 1356 से 1377 सीई के अराउंड माना जाता है। वो हरिहरा वन का यंगर ब्रदर था और हरिहरा वन के बाद रूलर बना। बुक्का वन के टाइम विजयनगरा एम्पायर ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया और साउथ इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया। बुक्कावन का रीन में बहमनी सुल्तानत के साथ कॉन्फ्लिक्ट इम्पॉर्टेंट था। दोनों पावर कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर के बीच के रायचूर डोब जैसे फर्टाइल और स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस एरियाज पर कंट्रोल चाहते थे, इसीलिए दोनों के बीच मिलिट्री क्लैशेज होते रहे। बुक्कावन ने विजयनगर की मिलिट्री और पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। बुक्कावन ने एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर भी अटेंशन दिया। उसके टाइम विजयनगर एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर के रूप में डेवलप हुआ। लिटरेचर और रिलीजन को भी रॉयल सपोर्ट मिला। उसके रीन में संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस के स्कॉलर को पैट्रोनेज दिया गया और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया गया। नेक्स्ट है रीन ऑफ हरिहरा टू। तो 1398 एडी में विजयनगरा के किंग हरिहरा टू का बहमनी सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज शाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दोनों के बीच रायचूर डोब पर कंट्रोल को लेकर फाइट हुई क्योंकि ये एरिया बहुत फर्टाइल और स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट था। इस वॉर में हरिहरा टू हार गया। हारने के बाद उसको फिरोज शाह को एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी कॉम्पेंसेशन के तौर पर देनी पड़ी। नेक्स्ट है रीन ऑफ देवराया वन। देवराया वन के टाइम विजयनगर एम्पायर का बहमनी किंगडम के साथ कई बार लड़ाई हुआ। शुरू की एक बैटल में देवराया वन हार गया। हारने के बाद उसे बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के साथ एक ट्रीटी करनी पड़ी, लेकिन ट्रीटी की कंडीशंस विजयनगरा के लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग देवराया वन ने अपने एक डॉटर की शादी फिरोज शाह से करवाई। बंकापुर को बहमनी सुल्तान को दे दिया और उससे बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा। लेकिन इस डिफीट के बाद देवराया वन ने अपनी मिलिट्री पावर को दोबारा स्ट्रॉन्ग किया। 1420 में उसने बहमनी किंगडम के अगेंस्ट एक सक्सेसफुल कैंपेन लॉन्च किया। इस वॉर में देवराया वन ने फिरोज शाह को डिफीट किया, ठीक है। विजयनगर आर्मी ने बहमनी किंगडम के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। फिरोज शाह को बैटलफील्ड से फ्लेड यानी भागना पड़ा। इस विक्ट्री के बाद रायचूर भी दोबारा विजयनगरा के कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट है रीन ऑफ देवराया टू। देवराया टू के रीन में बहमनी सुल्तान अहमद शाह और विजयनगरा के किंग देवराया टू के बीच वॉर हुआ। इस वॉर में अहमद शाह ने देवराया टू को डिफीट कर दिया। हारने के बाद देवराया टू को बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन, पैसे वगैरह देने पड़े। इसके साथ साथ अहमद शाह ने उससे हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रिब्यूट के रूप में देने के लिए भी फोर्स किया। नेक्स्ट है द रीन ऑफ विरूपाक्षा। देवराया टू के रीन के थोड़े टाइम बाद विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच कुछ समय तक कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन बाद में विजयनगर के रूलर विरूपाक्षा टू की वीकनेस के फ़ायदा उठाया गया। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह III का पावरफुल मिनिस्टर महमूद गवर्न ने विजयनगर के अगेंस्ट कैंपेन प्लान किया। महमूद गवर्न ने विजयनगर के वेस्टर्न कोस्ट के है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एरियाज पर कंट्रोल कर लिया, जिसमें दभोल और गोवा जैसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शामिल थे। ईस्टर्न कोस्ट पर भी राजामुंड्री और कोना
कोंदा वीदू जैसे एरियाज पर बहमनी इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश हुआ। इससे विजयनगरा को टेरिटरी, ट्रेड और पॉलिटिकल पावर का नुकसान हुआ। नेक्स्ट है कृष्णदेवराया रीन। कृष्णदेवा विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल और फेमस किंग माने जाते हैं। उसके रीन में, उसके राज्य में विजयनगर और डेक्कन सल्तनत के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स अपने पीक पर पहुंच गया। इस टाइम तक बहमनी किंगडम ब्रेक होकर 5 इंडिपेंडेंट ये सल्तनत में डिवाइड हो चुके थे। फर्स्ट बीजापुर, अहमदनगर, बेरर, गोलकोंडा और बीदर। इन स्टेट ने मिलकर विजयनगर को वीक या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन कृष्णदेवराया ने उनके प्लान्स को सक्सेसफुली रोक दिया। सबसे पहले बीदर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने विजयनगर के अगेंस्ट वॉर किया। कृष्णदेवराया ने उसे डिफीट कर दिया और उसके पीछा करते हुए उसका टेरिटरी में एंटर किया। उसने बीदर फोर्ट पर भी कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। इसके बाद कृष्णदेवराया का कॉन्फ्लिक्ट बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के साथ हुआ। बैटल में यूसुफ आदिल शाह डिफीट हुए, ठीक है, और मारे गए, जबकि बीजापुर की आर्मी को भी हेवी शिकस्त मिली, ठीक है, डिफीट मिली। कृष्णदेवराया ने रायचूर पर भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। बाद में 1520 में बीजापुर और गोलकोंडा ने मिलकर विजयनगर के अगेंस्ट अटैक किया, लेकिन कृष्णदेवराया ने उनकी कंबाइंड आर्मी को भी डिफीट कर दिया। इस विक्ट्री के बाद विजयनगर की मिलिट्री पावर और स्ट्रॉन्ग हो गई और उसने गोलकोंडा और बीजापुर के टेरिटरीज में फर्दर सक्सेस अचीव की। इस पीरियड में विजयनगर ने डेक्कन पावर के अगेंस्ट रिपीटेडली विक्ट्रीज हासिल की। नेक्स्ट है अच्युतराया। अच्युतराया के रीन में विजयनगर की पावर कृष्णदेवराया के टाइम के कंपैरिजन में वीक होने लगी। इस पीरियड में बीजापुर सल्तनत ने विजयनगर के अगेंस्ट अटैक किया और कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इससे एम्पायर पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने लगा। अच्युतराया के टाइम इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी पहले जैसे स्ट्रांग नहीं रही। 1542 में सदाशिवराया विजयनगर के थ्रोन पर आए। वो खुद एक वीक रूलर थे, इसीलिए एक्चुअल पॉलिटिकल पावर उसके नाम पर रूल करने वाले आलिया रामाराया के हाथ में आ गई। रामाराया अराविदु डायनेस्टी से रिलेटेड थे और एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड पावरफुल मिलिट्री लीडर थे, लेकिन उसकी डिप्लोमेसी की एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि वो डेक्कन सल्तनत के बीच रिवॉल्वरी का फायदा उठाते उठाते उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्रिएट कर बैठे। रामाराया के एम था कि डेक्कन के 5 मुस्लिम सल्तनत को डिवाइड रखा जाए ताकि कोई भी विजयनगर के लिए डेंजरस ना बन सके, लेकिन उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज और रिपीटेड इंटरफेरेंस की वजह से सल्तनत विजयनगर से नाराज और थ्रेटेंड हो गए। रामाराया ने सदर्न स्टेट्स पर अटैक किए, उनसे सबमिशन की डिमांड की और कई एरियाज में प्लंडर और डिस्ट्रक्शन भी किए। इस एग्रेशन की वजह से उसके अगेंस्ट एक एंटी विजयनगर अलायंस बन गया। नेक्स्ट है बैटल ऑफ तालीकोटा। इवेंचुअली बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा जैसे डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर के अगेंस्ट अलायंस बना लिया। 23 जनवरी 1565 को बैटल ऑफ तालीकोटा हुई। ये बैटल कृष्णा रिवर के एरिया में हुई और इस बैटल ऑफ रक्षासा तंगड़ी या बैटल ऑफ बन्नीहट्टी भी कहा जाता है। इस बैटल में विजयनगर की आर्मी को बहुत सेवर डिफीट मिली। रामाराया को कैप्चर करके किल कर दिया गया और विजयनगर की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। विक्ट्री के बाद अलाइड डेक्कन आर्मीज ने हम्पी विजयनगर की कैपिटल को सैक और एक्सटेंसिवली डिस्ट्रॉय किया। हम्पी की डिस्ट्रक्शन विजयनगर एम्पायर की डिक्लाइन का मेजर टर्निंग पॉइंट बन गई। अब है इम्पोर्टेंस। विजयनगर एम्पायर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये साउथ इंडिया की एक पावरफुल पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल पावर थी। इस एम्पायर ने साउथ इंडिया के लार्ज एरियाज को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर ऑर्गेनाइज किया और डेक्कन सल्तनत के अगेंस्ट लॉन्ग टाइम तक रेसिस्टेंस दिया। कृष्णदेवराया के टाइम एम्पायर अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ पर पहुंच गया था। विजयनगर एम्पायर का कल्चर और आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हम्पी में विरूपाक्षा टेम्पल, वित्थल टेम्पल, स्टोन चैरियट, लोटस महल और अदर मॉन्यूमेंट्स इसके रिच आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस को शो करते थे। लिटरेचर में तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत को रॉयल पैट्रोनेज मिला। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग और स्कल्पचर भी डेवलप हुए। एम्पायर का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी था। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंटरनल ट्रेड और ओवरसीज ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ।
हम्पी एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर था जहां मार्केट्स में डिफरेंट गुड्स का ट्रेड होता था। फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी विजयनगरा की वेल्थ और ग्रैंड मार्केट्स का डिस्क्रिप्शन दिया। विजयनगरा ने हिंदू रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, लेकिन एम्पायर में डिफरेंट कम्युनिटीज़ और कल्चरल इन्फ्लुएंस के इंटरेक्शन भी हुआ, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं था। नेक्स्ट है कॉज ऑफ फॉल ऑफ विजयनगरा किंगडम। तो 1336 एडी में एक डायनेस्टी जिसको संगम कहा जाता है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश किया गया विजयनगरा एम्पायर में तुंगभद्रा रिवर के बैंक में, ठीक है, कर्नाटका में। उसके बाद 3 डायनेस्टी रूल किया यहाँ पे। तो 3 डायनेस्टी का नाम था संगम, सलुआ, तलुआ, अरबीदू, चारों डायनेस्टी का। अब क्या क्या काउजेस था विजयनगरा एम्पायर का जो किंगडम है उसको गिरने का। तो फर्स्ट है वीकनेस ऑफ सेंट्रल पावर। विजयनगरा एम्पायर के स्टार्टिंग और स्ट्रॉन्ग रूलर्स के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल थी, लेकिन धीरे धीरे जो आगे के रूलर्स रूल करते गए तो उस टाइम सेंट्रल अथॉरिटी वीक होने लगी। किंग का कंट्रोल प्रोविंसेस और लोकल गवर्नर्स पर कम होता गया। पावरफुल नोबल्स और प्रोविंशियल चीफ्स अपनी पावर बढ़ाने लगे, इससे एम्पायर की यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गई। नेक्स्ट वीक सक्सेशन। स्ट्रॉन्ग रूलर्स के बाद सक्सेशन डिस्प्यूट भी एम्पायर का डिक्लाइन का रीज़न बना। थ्रोन के लिए रॉयल फैमिली और नोबल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। कभी कभी वीक रूलर्स थ्रोन पर आए और एक्चुअल पावर्स मिनिस्टर या मिलिट्री कमांडर्स के हाथ में चली गई, इससे स्टेबल गवर्नमेंट मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो गया। थर्ड है रूल बाय डिफरेंट डायनेस्टीज। विजयनगरा एम्पायर पर डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया संगमा डायनेस्टी, सलुआ, तलुआ और अरबीदू डायनेस्टी, ठीक है। तो डायनेस्टीज चेंज होने के टाइम पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और सक्सेशन प्रॉब्लम्स हुई। हर डायनेस्टी के ट्रांजिशन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े और सेंट्रल पावर ग्रेजुअली वीक हो गई। फोर्थ पॉइंट है वीकनेस ऑफ द आर्मी। लेटर पीरियड में विजयनगरा की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी पहले जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। आर्मी में इंटरनल प्रॉब्लम्स और लीडरशिप इश्यूज थे। डेक्कन सल्तनत के पास स्ट्रॉन्ग कैवलरी, हॉर्सेज, आर्टिलरी और फायर आर्म्स थे। विजयनगरा को भी फॉरेन हॉर्सेज पर डिपेंडेंस था। तालिकोटा के टाइम कंबाइंड एनिमी फोर्सेज ने विजयनगरा आर्मी को डिफीट कर दिया। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट विद द बहमनी एम्पायर। विजयनगरा का डेक्कन पावर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट रहा। इनिशियली बहमनी सल्तनत के साथ और लेटर उसके सक्सेसर सल्तनत के साथ वॉर्स होते रहे। रायचूर डोब जैसे फर्टाइल और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज के कंट्रोल को लेकर रिपीटेड बैटल्स हुई। कंटिन्यूअस वारफेयर ने एम्पायर का मनी, मैन पावर और रिसोर्सेज पर प्रेशर डाला। नेक्स्ट है बैटल ऑफ तालिकोटा। 1565 की बैटल ऑफ तालिकोटा विजयनगरा के फॉल का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट थी। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा के सुल्तान ने विजयनगरा के अगेंस्ट अलायंस बनाया। बैटल में विजयनगरा आर्मी डिफीट हुई और रामराया मारा गया। इसके बाद हम्पी को विक्टोरियस आर्मी ने लूट लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। कैपिटल के डिस्ट्रक्शन से एम्पायर की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर को बहुत बड़ा शॉक लगा। अब लास्ट पॉइंट है वीकनेस ऑफ द लेटर किंग्स। कृष्णदेवराया जैसे पावरफुल रूलर्स के बाद लेटर रूलर्स में जनरली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और मिलिट्री एबिलिटी की कमी थी। इंटरनल पॉलिटिक्स और कोर्ट स्ट्रगल्स बढ़ गए। सदाशिवराया नॉमिनल रूलर थे जबकि एक्चुअल पावर रामराया के हैंड्स में थी। लेटर रूलर्स एम्पायर को पहले जैसी यूनिटी और स्ट्रेंथ नहीं दे सका। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।